Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the homeostasis biology second year, chapter number 15. It is the first chapter of second year biology. होम्योस्टेसिस क्या है और इसका इंट्रो आज हम डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस में बेसिकली हम जो मेंटेनेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट की, लाइक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल सल्यूट कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, उसको जो मेंटेन करने की उसकी एबिलिटी होती है या उसकी कैपेसिटी जो होती है उसे होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखें तो जो ह्यूमंस हैं और जो मैमल्स हैं वो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। एंडोथर्मिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो फिक्स होता है, उसमें ऐसे चेंजेस नहीं आती। जैसे कि अगर बाहर कोल्ड है बहुत ज़्यादा या बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो बॉडी भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस वो नॉर्मली उतना ही रहेगा। इसी तरह अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉडी का ऐसे सिस्टम्स ऐसे मैकेनिज़्म बॉडी के अंदर होते हैं जो टेम्परेचर को 37 तक ही मेंटेन करते हैं। मोर और लेस उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लाइक 38, 39 या 35, 34, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को या बॉडी की जो इंटरनल स्टेट है, कोई भी जो कंपोजिशन है बॉडी की, चाहे पीएच है, चाहे सोल्यूट की कंसंट्रेशन है या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करने को आप क्या बोलोगे? होम्योस्टेसिस। जैसे कि इसमें आप होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट से करोगे। यहाँ से बन रही है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की आप डेफिनेशन ये वाली करेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जहाँ पे ये हमारा जो वर्ड बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक ये आपने डेफिनेशन मस्ट करनी है इसके अंदर। बाकी जो नॉर्मल जो है हमने जैसे डिस्कस किया, साउंडिंग की अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंजेस आ रही हैं तो इंटरनल वैसे ही रहेगा। ये स्टूडेंट्स मोस्टली अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन इस पैराग्राफ के अंदर आपको याद करना है या समझना है वो ये है कि होम्योस्टेसिस है क्या। Basically, it is the protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment is termed as homeostasis. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऐसे कौन से फ्लक्चुएशंस हैं, ऐसी कौन सी चेंजेस हैं जो कि मैमल्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या उसके जो अंदर के जो बॉडी फंक्शंस है उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास 3 ऐसी फ्लक्चुएशंस हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं। उन 3 में आ जाते हैं वाटर कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये 3 ऐसी फ्लक्चुएशंस हैं जो कि अगर बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं तो वो किसी ना किसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इम्पैक्ट कोई ना कोई डालेंगी, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिजम्स इनसे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनको मेंटेन करने के लिए कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले जो मैकेनिज़्म है, द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट, ठीक है। सल्यूट के जो मैकेनिज़्म है जो बैलेंस करता है, जिसमें आप सल्यूट कितने ले रहे हो, कितने लॉस कर रहे हो, उसमें वाटर भी काफ़ी रोल प्ले करता है। सल्यूट और वाटर एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, थर्मो रेगुलेशन। सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जो मैकेनिज़्म एक ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है उस या जो प्रोसेस वो यूज़ करता है उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। इट इज़ जनरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू maintain the concentration of solute and water in their body is called the thermoregulation, सॉरी osmoregulation, ठीक है। तो ये osmoregulation में आएगा हमारे पास कि बॉडी के इंटरनल स्टेट जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट आ जाता है कि जितने भी वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर बन रहा होता है, मतलब आप जितना भी खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो उससे एनर्जी बन रही है, एनर्जी आपकी बॉडी यूज़ करती है, जो एक सिटी प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं है, एक एज ए वेस्ट आपकी बॉडी में स्टोर हुआ है। तो उसको कैसे लैमिनेट करना है, कैसे निकालना है, ठीक है, और कैसे उसको एक्सक्रीट आउट करना है, उस मैकेनिज़्म को यू विल कॉल्ड एक्सक्रीशन,
ओके, तो एक्सक्रीशन क्या है? द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में बेसिकली जो ज़्यादातर जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है, उनको जो एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? एक्सक्रीशन बोलोगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, द नेक्स्ट इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्म से निकला है मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। ठीक है, तो द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज वो जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, बेयर कर सकती है, तो उस प्रोसेस को यू विल कॉल थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, ये भी डेफिनेशन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट आ जाता है कि कंट्रोल जो सिस्टम होता है एक बॉडी के अंदर आपकी बिल्ट इन हुआ होता है। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग, और ज़्यादातर जो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रेगुलरिटीज़ आ रही होती है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत जो है वो फ्लक्चुएशंस को, वो बेयरेबल रेंज को इतना नहीं करता, इतना कंट्रोलिंग में नहीं लाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा 37 है, 38 हो सकता है टेम्परेचर, 39 हो सकता है, दैट इज़ बेयरेबल। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि तमाम जो चेंजेस आ रही हैं उसको देख रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग वो बॉडी के रिस्पॉन्स शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। अब फ्लक्चुएशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो वो उसके लिए एक्ट करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्स शो करवाएगा। लेकिन अगर ऐसा इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही तो वो कहीं ना कहीं जो वो इग्नोर करेगा। ठीक है, फ्लक्चुएशन क्या आ सकती हैं? जैसे कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वाटर की, ठीक है, तो आप इनटेक थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा भी कर सकते हो, इतना नहीं है। इंटरनल जो बॉडी का सिस्टम है उसको बेयर कर लेगा। इसी तरह अगर बाहर बहुत ड्राई कंडीशन है, यू कैन टेक मच वाटर जो कि अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो नैरो रेंज तक मेंटेन कर लेगा, इतना जो है वो उसमें रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ रही हैं तो वो डेफिनेटली इट विल शो द रिस्पॉन्स। इस पैराग्राफ में ऐसे इतना ज़्यादा कुछ याद करने वाला तो नहीं है, समझने वाला है। ठीक है, यू कैन राइट इन योर ऑन वर्डिंग। लेकिन जो बेसिक एक है, एक जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिस्टम का कि वो कैसे काम करता है, तो वो कभी भी फिक्स 37 ही डिग्री सेल्सियस डिग्री जो है वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का नहीं रखेगा, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाएगा। तो फिक्स कोई भी चीज़ नहीं है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू गाइज हैव टू लर्न इज this one. The homeostasis doesn't mean to keep a fixed internal environment, as changes maintained within specific range are necessary for the normal body function। की changes जो होती हैं वो थोड़ी सी रेंज में हूँ तो वो ज़रूरी होती हैं, थोड़ा बहुत आपको अडेप्टेबल बनाती हैं। अगर एक ही तरह का फिक्स इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाए तो आप कभी भी एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते, या एवोल्यूशन की तरफ या चेंजेस की तरफ कभी भी नहीं जाओगे। तो थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में वो आपके बॉडी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन है एंड कॉन्सेप्ट है। आप इसमें देखोगे कंट्रोल सिस्टम जो है वो अच्छा, जो कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास वो कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है? अगर हम एक फ़िज़िकल सिस्टम की इसमें एग्जांपल हैं तो हम एक बड़ी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास रिसेप्टर, देन कंट्रोल सेंटर एंड देन इफेक्टर। कि एक इन्फॉर्मेशन आपने ली, ठीक है, आपने आगे एक हायर लेवल की तरफ भेजी क्योंकि उसने आगे से एक इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें आ गई हैं। रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मतलब अगर बाहर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं तो उसको रिसीव कर रहा है। देन कंट्रोल सेंटर के जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है जिसको आगे आपने भेजनी है, जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इफेक्टर वो वाले पार्ट्स होंगे बॉडी के, या अगर फिजिकल सिस्टम एक नॉर्मल आप ले रहे हो, कोई मशीन ले रहे हो, तो उसमें इफेक्टर वो वाले पार्ट्स होंगे जो कि उसके रिस्पॉन्स को शो करें। जो इंस्ट्रक्शंस उसे कंट्रोल सेंटर से मिली हैं उसको बेसिकली उस इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
तो 3 पार्ट्स है कंट्रोल सिस्टम के, 3 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ठीक है, अगर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की हम एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में अगर किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी जगह पे आप कोई फिजिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, रिसेप्टर। यहाँ पे हम फिजिकल सिस्टम में रिसेप्टर्स एज ए रिसेप्टर्स क्या यूज़ करेंगे, सेंसर्स। कोई ऐसी चीज़ जैसे थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को सेंस करता है, इसी तरह कोई भी सेंसर हो सकता है जो कि टेम्परेचर को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं बाहर, वो सारी चीज़ें वो सेंस कर रहा है कि टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कम हो गया है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करेगा कि वो एक उसने इन्फॉर्मेशन सेंस की, बाहर से सेंस किया, वो इन्फॉर्मेशन उसने ली एंड देन वो इन्फॉर्मेशन क्या ली उसने ये देखा कि जो फिक्स हमने पॉइंट रखा हुआ है, जो सेट पॉइंट रखा हुआ है, अगर उससे ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो या कम हो रहा है तो वो ये इन्फॉर्मेशन किसको आगे देगा, वो ये सिग्नल करेगा कंट्रोल सेंटर को कि अब इसमें चेंजेस आ गई है और इसमें एक्शन लेने का जो है वो वक्त आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम जब वो ये इन्फॉर्मेशन लेगा तो उसके रिज़ल्ट में अगर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में वो क्या करेगा, हीटिंग सिस्टम ऑन कर देगा। और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर तो वो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट करेगा। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत लो जा रहा है टेम्परेचर, तो वो हीटिंग सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरह से एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। सेम केस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम एग्जांपल दें तो हमारे पास भी एक सेट पॉइंट होता है, जैसे मैंने कहा 37 है तो 37 ही रहेगा। तो ये जो लिविंग सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, सबसे पहले आपके आ जाते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली एक टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करते हैं, या आप कह लें कि जो अपनी बॉडी स्टेट को मेंटेन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, उनकी ऑलमोस्ट फिक्स ही रहती है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक। तो इनमें एक सेट पॉइंट होता है, अगर ये सेट पॉइंट से थोड़े बहुत आगे पीछे जाएंगे तो उसके रिजल्ट में इनका भी कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले क्या आएंगे, रिसेप्टर्स, ये रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से सिग्नल्स भेजेंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है तो ये कूलिंग सिस्टम को ऑन करवा देंगे, अगर बहुत कम हो रहा है तो जो है वो हीटिंग सिस्टम को ऑन करवा देंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन करेंगे। कंट्रोल सिस्टम की जो यहाँ तक जितना आपका पूरा एक आपने एक जो कॉन्सेप्ट है वो लेना है और लिखना है इसमें, वो यहाँ तक फीडबैक मैकेनिज्म तक आएगा। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, डिटेक्शन ऑफ द चेंजिंग। ठीक है, जितनी भी चेंजिंग आ रही हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर, उसको चेंज करना और फिर उसके बाद उसको सिग्नल करना, उसको आगे भेजना इफेक्टर्स तक कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, और इफेक्टर्स के रिस्पॉन्स को जो है वो कंट्रोल करना, ये सारा उसमें आ जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की एक अलग से डेफिनेशन भी यू गाइज हैव टू लर्न, द डिटेक्शन ऑफ द चेंजेस एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म एंड अबव दिस इज़ द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इससे पीछे जितना भी है वो कंट्रोल सिस्टम में आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कंट्रोल सिस्टम में आ गया, और जो बाकी है वो फीडबैक मैकेनिज्म, ये लाइन, दैट्स इट अबाउट कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन के। ओस्मो रेगुलेशन में मतलब कि वाटर को किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, या सॉल्ट की कंसनट्रेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें 3 तरह के हमारे पास सोल्यूशंस आ जाते हैं, 3 तरह के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ जाते हैं। ज़्यादा प्लांट्स में ये बहुत इफेक्ट करता है जो वाटर की कंसनट्रेशन है आउटसाइड द बॉडी। तो 3 तरह के हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, एनवायरनमेंट आ जाते हैं। उसमें आ जाते हैं सबसे पहले हाइपोटोनिक, देन आइसो एंड देन हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये किस तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, डायग्राम से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे देखो तो हाइपो में सेल काफ़ी ज़्यादा स्वेल किया हुआ है। स्वेल मतलब कि इसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जो सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है। मतलब कि आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ये जो डॉटेड लाइन में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, और ये जो सर्कल है ये आपके जो है वो सेल को शो कर रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और सल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत कम है, मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत कम है और वाटर की ज़्यादा है, तो जितना भी वाटर है वो सारा सेल के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाएगा, वाटर अंदर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो फ्लूइड कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा और सेल टर्जिड हो जाएगा, मतलब सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा।
तो ये कौन से एनवायरनमेंट में होगा, हाइपोटोनिक में, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह आइसोटोनिक की बात करें तो इसमें ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, मतलब कि इसमें नॉर्मल सेल रहेगा, अपनी जैसी उसकी शेप है, जैसी पोजीशन है उसी में रहेगा, अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, क्योंकि जितनी सॉल्ट जितने वाटर उसको चाहिए बस उतना ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, ये नॉर्मल में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाइपरट्रॉनिक। हाइपर मतलब हायर कंसनट्रेशन, किसकी, सल्यूट्स की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, मतलब सॉल्ट जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है और वाटर जो है वो बहुत कम है, तो जितना भी पानी होगा सेल के अंदर वो बाहर मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये 3 तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ज़्यादा प्लांट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, और ये तीनों जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये तीनों जो है हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं इनका बेसिकली आपने डेफिनेशन लाजमी करनी है। ये 3 तरह के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये क्या है, हाइपोटोनिक में एनवायरनमेंट में बेसिकली देयर इज़ a large amount of water concentration outside the body that causes the entry of water into the cells and result in the turgidity of the cells, ठीक है। इसी तरह आइसोटोनिक में क्या होगा कि the water concentration and salt concentration is same as in inside the cell and cell remain in normal position or normal state, ठीक है। और इसी तरह हाइपर में हो जाएगा कि इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देयर इज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन वाटर एंड causes the movement of water from inside the cells to the outside and causes the cells to shrink, ठीक है। तो ये 3 जो आपके पास डेफिनेशंस हैं ये इस टॉपिक के अंदर लाजमी करनी है, और ये 3 डायग्राम्स। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दैट्स ऑल, थैंक यू।